पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा ने काफ़ी अरसे बाद एक जिक्र किया नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान का, और नए पाकिस्तान का जो ख्वाब इमरान खान साहब ने दिखाया था उस पर अपोजिशन सवालात करती आई है, और अपोजिशन जो भी सवालात करती आई है और जितनी तेज़ उन्होंने मूवमेंट की पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से एक ही ख्वाहिश है जिसकी तकमील के लिए काम कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को घर भेजना है। अब इमरान खान साहब को वापस कैसे भेजना है? पहले हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ एक चढ़ाई करने की कोशिश की, एक धरना लेके आए, लेकिन उसके बाद सब ने अपने अपने फ़ायदे लिए और साइड पे हो गए। फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी और यही नारा सामने आया कि इमरान खान साहब को वापस भेज देंगे। तारीखें आई गई 31 दिसंबर, जनवरी, 31 जनवरी, अब वो सारी भी गुजर गई, लेकिन ख्वाहिश अपनी जगह मौजूद है। अब आज बिलावल साहब ने भी कहा कि जी सेनेट इंतखाबात और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद इंटरलिंक्ड है और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो ये वही ख्वाहिश है कि जी इमरान खान साहब को बतौर वजीर आजम घर भेजना है। अब इस सारी डिबेट को अगर थोड़ा सा देखा जाए कि मसला क्या है, क्या पुराना पाकिस्तान जिसको कि कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब जिसकी नुमाइंदी करते हैं और आगे उनके बच्चे अब उनकी नुमाइंदी करते हैं, वो वाला पाकिस्तान बेहतर था या नया पाकिस्तान जिसका ख्वाब दिखा कि इमरान खान साहब पिछले 2.5 साल से तकमील करने की कोशिश कर रहे हैं और अपोजिशन कहती है कि जी ये इंतहाई भयानक किस्म का ख्वाब बन चुका है। अब ये वाकई भयानक ख्वाब है या नहीं, और क्या पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा? इन तमाम मसाइल का हल क्या अपोजिशन के पास है या हुकूमत के पास है या किसी के पास भी नहीं है? और जो मसाइल हैं वो काफ़ी डीप रूटेड हैं, और इन मसाइल की असल वजह क्या है, असल जड़ क्या है इन मसाइल की, और मसाइल है क्या है? जो हमारे आबाओ अजदाद ने आईने पाकिस्तान बनाते वक्त जो आज़ादी की जद्दोजहद थी, एक वर्ड था फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, आज़ादी। किस चीज़ से? उन तमाम चीज़ों से जो तमाम मसाइल और नकायस आजकल हम देखते हैं। अंग्रेज़ फ़ौज की हुक्मरानी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी, इंडिया को लूट के पैसा बाहर लेके जाना और हिंदुस्तान में गुर्बत का आलम। जमहूरियत, जमहूरी हकूक़ लोगों को मिलने चाहिए। पिछले 73 साल से शायद ये जंग अभी भी चल रही है कि असली जमहूरियत क्या है, नकली जमहूरियत क्या है, हाइब्रिड जमहूरियत क्या है, ये वाली सारी चीज़ें। इस सारे सवाल के पीछे कि जी इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। 90 की दिहाई में भी हमने देखा ये सिलसिला बाकायदा तौर पे इसी तरह से चलता रहा। फिर जब बात होती है कि जी वाकई महंगाई बढ़ गई, महंगाई हर दौर में बढ़ती रही और इस दौर में भी बड़ी है, लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो एक ख्वाब था कि हमें माशी इंसाफ और माशरती इंसाफ चाहिए, वो हम क्यों हासिल नहीं कर सक रहे? अगर हम देखें तो पाकिस्तान में क्या किसी चीज़ की कमी है? पोटेंशियल की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम इंडिकेटर्स देखते हैं, ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में पाकिस्तान का मुकाम देखते हैं तो पता लगता है कि जी अगर बल्कि मैं खुद नहीं बताता, आप में से बहुत से लोग होंगे जो शायद सरकारी हस्पताल वहाँ पे अफोर्ड ना कर सकते हो। पिछले दिनों किसी एक बहुत ही अच्छी शख्सियत ने कहा, आप लोग बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक सांस की कीमत क्या है? जी हाँ, एक सांस की कीमत, आपको अंदाज़ा है इसका? ने कहा ये सांस की कीमत उससे पूछो जो किसी प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर पे हो। जी हाँ, आपको लग पता जाएगा कि एक सांस लेने की पाकिस्तान में कीमत क्या है। क्या इन तमाम मसाइल का हल हमारे पास मौजूद है? इसके साथ साथ आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, हमजा शहबाज साहब जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाबंद सलासिल थे, काफ़ी अरसे से पाबंद सलासिल थे, उनको आज लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई। बिल्कुल लॉ पॉइंट्स अपनी जगह ज़मानत उनको मिली होगी, लेकिन हम लीगल केस से हट के अगर इसको पोलिटिकली देखें तो काफ़ी अच्छी टाइमिंग है जब हमजा शहबाज साहब बाहर आए हैं। पंजाब में एमपीएस कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा उनकी सपोर्ट भी है, होल्ड भी है, उनकी बात भी सुनते हैं, तो एक ऐसे टाइम पे ये ज़मानत जो मिली है हमजा शहबाज साहब को, जो कि ऑब्वियसली पूरे लीगल जस्टिफिकेशन आर्गूमेंट्स होंगे जो कि सामने दिए होंगे और जज साहिबान ने अपनी पूरी दानिश में ये ज़मानत दी होगी, लेकिन सेनेट इंतखाबात और हमजा शहबाज की ज़मानत बहुत ही इंटरेस्टिंग इस हवाले से टाइमिंग है। इस पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी आके सेनेट में वोट डालेंगे। सेनेट का मैदान सजने में चंद ही दिन बाकी रह गए। किसकी क्या स्ट्रेटजी है, मैं अपने पैनल्स का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के तर्जुमान, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। और जब नाज़रीन हम स्टूडियो की तरफ आ रहे थे तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने पूरी तहरीक इंसाफ में एक शख्सियत की बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ
उन्होंने अपना सियासी वजन और कदकाठ भी बढ़ाया है पिछले 2.5 साल में, बल्कि अपनी वजारत जो कि पहले कहीं जिक्र ही नहीं आता था उसको भी काफ़ी नुमाया डिस्कशन में लेके आए हैं। और हमारे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने का। अगर मैंने तारीफ कोई मिसकोट की हो फवाद साहब की जो आप कर रहे थे तो प्लीज एक तो फुली डिजर्विंग, आपने शायद थोड़ा सा कम कहा था। मेरा ख्याल है एक एग्जाम्पल सेट की है कि आपके पास जो भी वजारत हो उसमें आप उसको नुमाया बना सकते हैं। ये नहीं होता कि जी वजीर ख़जाना ही होंगे या जो की पोजीशंस है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होंगे तो वही सामने आएंगे। सो एक तो वो फवाद चौधरी की पर्सनालिटी और उनकी जो पॉलिटिकल इंसाइट है उसकी वजह से ही हैज रीएस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ। या फवाद चौधरी साहब के कंधे पे रख के बंदूक चला के किसी और वजीर को हिट तो नहीं कर रहे? मैं फवाद चौधरी ही की तारीफ कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री में बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। मुझे नहीं पता वो कितने सक्सेसफुल होंगे, बट हमारे जो 90% वज़रा बैठे हुए हैं पीटीआई की हुकूमत में और इम्पोर्टेंट तरीन मिनिस्ट्रीज में बैठे हैं, वो कभी अपनी मिनिस्ट्री की बात ही नहीं करते। मतलब जो इतने ज़्यादा पाकिस्तान के सही चैलेंजेस हैं। और तीसरी चीज़ जो फवाद चौधरी की मैं तारीफ करूँगा वो, और ये पॉलिटिकल डिवाइड से हट के होनी चाहिए, वो पाकिस्तान में जिस किस्म की जो हम कहते हैं ना कि रिलीजन को मिसयूज़ करके और पिछले कितने अदवार से चला आ रहा है, डेकेड से ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जिसमें आप डर और खौफ की वजह से काफ़ी चीज़ें इसलिए नहीं बोलते हैं कि आपको रिलीजियस बैकलैश का डर होता है। एंड आई थिंक स्टार्टिंग विद दैट, वो जो एक लगाए थे जब एक इकोनॉमिक कमेटी बनाई थी, इमरान खान साहब नए नए आए थे, तो उसमें एक साहब थे जिनके ऊपर जो आतिफ मियां 48 घंटे में उनको वापस ले लिया था। तो उस वक्त आई थिंक फवाद चौधरी वाज द ओनली वन हु वाज स्टैंडिंग, हालांकि उनको बिल्कुल फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी है फवाद चौधरी इस और ये वाहिद कंसिस्टेंट पॉलिसी है जिसकी कि मैं गवाही दे सकता हूं। हालांकि फवाद चौधरी आल्सो टू हिज क्रेडिट ये भी जाता है कि इन्होंने सेनेट में मुझे पहुंचने से, अपना रोल रोकने से जबरदस्त रोल अदा किया कि जी ये तो देखें जी मोहम्मद जुबैर की मोरालिटी कहाँ गई और ये सिंध से उठ के आ रहे हैं, पंजाब की सीट पर और आपका टिकट भी खा गए जी। फवाद चौधरी साहब, ये आप समझते हैं मोहम्मद जुबैर साहब, मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान आपकी इतनी तारीफों से आज इन्होंने प्रोग्राम का आगाज किया है और आगे सेनेट इलेक्शन भी खड़ा है। ये आपको तारीफें इतनी तो आपकी काबीना में कभी तारीफ नहीं हुई, एटलीस्ट जो मुझे इतलात मिलती है इतनी ज्यादा तारीफ तो आपके दोस्तों ने कभी नहीं की काबीना में। और ये लाइव प्रोग्राम है, और इसका मुझे बैकलैश अपना होगा। जुबैर साहब से जो हमारी एडमिरेशन है वो म्यूचुअल है और हमेशा जो है वो इज वेरी काइंड, और इसी तरह से हमने भी हमेशा जो है उनका एहतराम किया है। और डिबेट भी होती है, हमेशा बड़ी अच्छी डिबेट होती है, बड़ी तगड़ी डिबेट भी होती है। ये नहीं कि कोई हमने कभी आपस में अपनी जो है वो पॉलिटिकल उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं किया, और हमेशा एक बड़ी जो है वो हम डिबेट में जब टीवी पे होते हैं तो डिबेट करते हैं, बाद में मुलाकात अगर कभी हो तो वो हमेशा बड़ी इज्जत और एहतराम। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लीगल पॉइंट बिल्कुल अपने होंगे, लीगल जस्टिफिकेशंस भी होंगी जिस वजह से हमजा शहबाज को बेल मिली, और मरियम नवाज साहिबा ने आज हमजा की बेल के हवाले से क्या कहा वो भी जरा सुन लेते हैं, और फिर मैं आपसे जिया चाहूंगा इस पे कि कितनी सियासी अहमियत है आज हमजा शहबाज की बेल होने की। आइए देखते हैं। उनका आना आपको कितना स्ट्रेंथन करे? बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत मेहनती है, अपने काम को, सियासी कामों को अच्छे से जानता है, और उसकी कमी मुझे हर मौका पर महसूस हुई, पार्टी को महसूस हुई। अब वो इंशाअल्लाह ताला आएगा तो 1 और 1 11 होते हैं, और हम दोनों मिलकर इंशाअल्लाह ताला ये मियां साहब ने जो जिद्दोजहद शुरू की है पाकिस्तान के अवाम की खातिर, इसको आगे लेके जाएंगे। जी फवाद चौधरी साहब, आप वकील भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस और टीटीज वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग सबूत हैं, चौधरी शुगर मिल वगैरह। इन बेल जिस आर्गूमेंट पे दी गई कि काफ़ी अरसे से पाबंदे सलासिल हैं और केस अभी मेरा ख्याल उस स्पीड से नैब चला नहीं रही जिस स्पीड से चलना चाहिए था। दूसरा, सेनेट इंतखाबात में हमजा शहबाज क्या इफेक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे पंजाब में जो MPs हैं जो उनकी बात सुनते हैं? देखिए, जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन का ताल्लुक है तो वो तो मुझे उम्मीद यही है कि पंजाब में तो इलेक्शन जो है वो अनअपोज्ड हो जाएगा, और इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें PMLN जो है उसकी 3 सीटें बनती हैं, और जो PTI की 3 सीटें बनती हैं, और 1 सीट जो है वो PMLQ की बनती है। तो ये 7 सीटें जो हैं ये बिला मुकाबला मुझे उम्मीद है कि हो जाएंगी। और पहले इसमें टेक्नोक्रेट
और एक वुमेन सीट की तो फॉर्मेलिटी है, वो दोनों जो है वो बिला मुकाबला पहले ही हो चुकी हैं। सो उस लिहाज से तो हमजा शहबाज का कोई बड़ा रोल जो है वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर उनकी पॉलिटिक्स तो सेंट्रल पंजाब तक ही महदूद है, और सेंट्रल पंजाब में MNAs भी कोई बहुत ऐसे नहीं हैं जिनके ऊपर कोई उनका, वो पहले ही PMLN में है, सो उसमें नहीं लगता कि कोई बड़ा रोल उनका होगा। जहां तक उनकी रिहाई का ताल्लुक है, देखिए बड़ी सीधी बात है, ये अनलिमिटेड अरसे तक लोगों को जेलों में नहीं रखा जा सकता। नैब से जो बहुत एक प्रॉब्लम हमारा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस बात के ऊपर बड़ी कई दफा बात कर चुके हैं, वो ये है कि आप और लोगों की ये उम्मीदें हैं नैब से कि हमें कन्विक्शंस तक मामला पहुंचाना है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ठीक है हमारा लीगल सिस्टम बड़ा स्लो है, हमारी चीजें जो हैं वो आगे इस तरह से नहीं चलती हैं, बट फ्रेंकली लोग जो है ना वो रिजल्ट मांगते हैं, और वो समझते हैं कि जब आप, पहली बात तो ये है कि जो केसेस हैं, अब स्पेशली ये जो हमजा साहब के ऊपर या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केस है ना, ये देखिए पहले होता था वो बंदा पकड़ लिया पुलिस ने, उसको मार लिया, उसने बयान दे दिया, बाद में वो बयान से मुकर गया। ये जो केसेस हैं ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केस है, 41 वॉल्यूम की एविडेंस है शहबाज शरीफ साहब और हमजा के ऊपर कि इन्होंने किस तरह से पैसा जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेजा। अब ये एक बड़ा, एक अलहदा बात है कि बड़ा पेचीदा एविडेंस है इसमें, बट 25 महीने से अगर 22 महीने से या 18 महीने से एक बंदा अंदर है, तो जाहिर है हाई कोर्ट सोचेगी कि इतना लंबा अरसा उसको रखना मुनासिब नहीं है। इसीलिए हम एम्फेसिस करते हैं नैब के ऊपर कि जब आप अरेस्ट करें तो फिर आप मामला जो है वो उनके कंक्लूजन जो है वो होने चाहिए, ताकि लोगों को इंसाफ होता नजर भी आए। सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उसके लिए मजीद एहतसाब अदालतों की भी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ अप्रूव भी हुई थी। वो मैं आपसे पूछता हूँ कि कब तक बनेगी। हमजा शहबाज साहब बाहर आ गए, और अगर शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आएंगे, अभी तो मेरे ख्याल सेनेट इलेक्शंस के लिए भी आएंगे, और अगर उनकी भी जमानत हो जाती है इन्हीं ग्राउंड्स पे जिसकी हमजा की हुई सिमिलर केसेस हैं, तो फिर पार्टी की सदारत कौन करेगा? मरियम बीबी करेंगी, या हमजा या शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे? और जो मामलात हैं, मरियम नवाज ने तो इस अरसे में जो एब्सेंस का मौका मिला अपने आप को एक लीडर एस्टेब्लिश किया है नून लीग का। हमजा शहबाज के हवाले से और उनकी रिहाई के हवाले से और ओवरऑल जो पिछले 2.5 साल में रहा है माहौल, उसके हवाले से सिर्फ एक कमेंट कि हमारा स्टैंड कंसिस्टेंटली विंडिकेट हो रहा है कि ये सारा कुछ जो है ये जालसाजी के बेसिस पर और एक विच हंटिंग के बेसिस पर हमारे ऊपर केसेस बनाए गए थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ होता नहीं है। अब उसको आप कहें कि जी वो उनकी अहलियत नहीं है, इतने कोर्ट्स नहीं है, एहतसाब अदालतें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन्होंने करना था। इनका नंबर 1 एजेंडा था कि करप्शन के अगेंस्ट ही करेंगे, और इस तरह से करेंगे कि लोगों के लिए सजाएं हों और पता चले कि जी करप्शन। अब करप्शन आप इमरान खान के दिमाग में ही घूमती थी, पता नहीं अब है या नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, और इवन अभी भी जो सेनेट सीट्स थी तो वो उन्होंने ही साइन करके सारे कैंडिडेट्स को दिए थे, और वो जेल में होने के बावजूद भी उनसे फैसला साजी में हर दफा रहनुमाई ली जाती थी। कैसे रहनुमाई कैसे लेते हैं? वो जब मुलाकात का वक्त होता है तो जाहिर सी बात है, सीक्रेट फोन तो नहीं रखा हुआ? नहीं, सीक्रेट फोन नहीं रखा हुआ, सीक्रेट फोन नहीं रखा हुआ, बट अल्लाह करे वो जल्द से जल्द बाहर आए। और ये मैं आपको बता दूं कि देखें, शहबाज शरीफ के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि जी वो उनका एक शायद अलग बयानिया है या जो भी है। अभी एक PDM का प्लेटफॉर्म बन चुका है, इट्स नॉट जस्ट PMLN बट PDM का प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म में हो या PMLN के प्लेटफॉर्म में हो, शहबाज शरीफ विल लीड द पार्टी, ऑफ कोर्स ही विल लीड द पार्टी। मरियम नवाज ने इमर्ज किया है उनकी एब्सेंस में, उनकी एब्सेंस में मरियम नवाज विल फॉलो शहबाज शरीफ। मरियम नवाज probably मेरे हिसाब से is the most popular leader by far, popular because of politics में popularity is not as popular as मरियम नवाज जी, एंड शहबाज शरीफ उतने पॉपुलर नहीं है जितने मरियम। अब आप मैं जैसे कहना चाहता हूँ वैसे कहने देना। मरियम नवाज समझने की तो इजाजत होनी चाहिए। इज द मोस्ट पॉपुलर PMLN में, क्या मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में जितने भी सियासी लोग हैं। और ये अगर अशद ये जो लोग कहते हैं ना ये सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी है तो उसको क्यों ये पोजीशन दे दी गई है कि वो लीड कर रही हैं, अगर मैं भी अगर बाहर निकलूं और फैसलाबाद में 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं तो मैं लीडर बन जाऊंगा। तो ये तो जिसकी भी एबिलिटी होती है, जो भी उसकी रीजंस हैं, और रीजंस ऐसे नहीं है, शी इज वर्क वेरी हार्ड, टायरलेसली काम किया है। आप उनकी सियासी उससे जो भी उनके मुखालफीन है डिसएग्री कर,
बट उन्होंने मेहनत की है, कंसिस्टेंटली जिगरा शो किया है, उनको वो इस माहौल में, जिस माहौल में उनको लीड करना पड़ा। शहबाज शरीफ तो उतना जिगरा शो नहीं करेंगे, तो मुफाहमत के कायले चलें छोड़ते हैं। इस बात को मेरे समझने में और आपके कहने में फ़र्क है काफ़ी। जो फ़ोन की हम बात कर रहे थे, मैंने अक्सर देखा है शहबाज शरीफ साहब अदालत में आते हैं तो अयाज सादिक साहब मौजूद भी होते हैं, और हमारे रिपोर्टर बताते हैं कि अक्सर अयाज सादिक पे फ़ोन पे वो किसी से बात करते हैं। उनको इल्म में है कि कौन सी अहम शख्सियात हैं जिनसे वो उस दौरान अदालत में अयाज सादिक के फ़ोन से बात करते हैं? अच्छा, ये मुझे तो खैर ये आपसे न्यूज़ पता चल रही है कि अयाज सादिक फ़ोन लेके आते हैं और वो फ़ोन पर बात करते हैं। मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मतलब मैं कैसे स्पेकुलेट सर, आपको आपकी मुलाकात की खबर भी हमारे प्रोग्राम से ही पता लगी थी। जी, फवाद चौधरी साहब, एक तो मरियम नवाज मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। शहबाज शरीफ साहब जो अगर बाहर आते हैं, जो कि आपकी हुकूमत यकीनन आने देगी, क्योंकि इतनी एहतसाब अदालतें नहीं बनाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने जितनी तेज़ी से बनानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जी इंक्रीज़ करें अदालतों की तादाद, जजेस भी उसमें तैनात होने। एक तो वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और जुबैर साहब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत का टॉप एजेंडा था। एक तो वो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस स्लो हुआ, डिसीजन मेकिंग, अदालतें उतनी नहीं है, जज साहिबान उतने नहीं हैं। अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में भी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो हालात हैं अदालतों के, वो सारी सपोर्ट तो लॉ मिनिस्ट्री ने देनी थी, वो वहां पे नहीं आई। तो क्या ये बुनियादी वजह है कि हुकूमत खुद इस अकाउंटेबिलिटी को इतनी तेजी से आगे ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं? और दूसरा, जो मरियम नवाज साहिबा मोस्ट पॉपुलर लीडर बनी है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितना किरदार है कि रोज सुबह दोपहर शाम आपके मुख्तलिफ तर्जुमान मरियम नवाज के बारे में ही बैठ के कोई ना कोई बातचीत कर रहे होते हैं, और उनका प्रोफाइल इतना ऊपर लेके गए शहबाज शरीफ की एब्सेंस में। अपनी पार्टी को आप क्रेडिट देंगे मरियम नवाज को इतना पॉपुलर करने में? अच्छा, पहले तो अशर ये इसको ही लेते हैं कि जो मरियम नवाज जो हैं वो पॉपुलर हैं। प्रॉब्लम जुबैर साहब का सवाल। जी बिल्कुल, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये देखिए, जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो थॉमस जेफरसन, जो इस मतलब दुनिया की तारीख में उनका एक नाम है, बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने ये बात कही कि बात ये है कि आप टेन्योर्स रखें, क्योंकि जब आप टेन्योर्स नहीं रखते हैं तो आप 8 साल के बाद, उन्होंने कहा कि आपके लोग लगाए हुए इतने सीनियर हो जाते हैं कि आपका कल्ट डेवलप हो जाता है और आप डेमोक्रेसी नहीं रहते, आप मोनार्की बन जाते हैं। अब जो जुबैर साहब ने जो लॉजिक दिया है कि मरियम नवाज तो लाखबंदा फैसलाबाद में जमा कर सकती हैं, हम तो नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टी की कोई वर्थ नहीं है। PMLN एज अ पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ कागज का शेर है, और वहां पर असल जो नवाज शरीफ हैं या उनकी फैमिली है जो कि ताकतवर है, कोई नजरिया नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, और यही हालात पीपल्स पार्टी में है। और पाकिस्तान की सियासत का जो सबसे बड़ा हमारा जो पॉलिटिकल अलमिया है वो यही है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पॉलिटिकल शख्सियात जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और उन शख्सियात को अगर आप रिप्लेस करना चाहें भी तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हैं जो मैटर करते हैं। और ये ऊपर की सतह के ऊपर भी है, ये नीचे की सतह के ऊपर भी है। पॉलिटिकल पार्टीज की ना कोई पॉलिसी है, ना उनका जो मंशूर है उसके ऊपर फ्रैंकली को बहुत ज्यादा वोट पड़ता है। सो आपकी कल्ट्स है, और ये कल्ट जो है हमारे यहाँ, ये जब तक जमहूरियत मजबूत हो ही नहीं सकती जब तक हम इंस्टीट्यूशंस रिप्लेस नहीं कर देते शख्सियात को। और ये जो हमारा जो फेलियर, जिसको अभी जुबैर साहब ने भी एडमिट किया है, ये एक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है। और इसकी बड़ी वजह ये है कि अब देखिए, मरियम नवाज जब बात करती हैं अपने जलसों में, या PMLN के लोग बात करते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बताया हमें कि वो क्या ऐसा नया करेंगी जो 30 साल पहले वो हुकूमत में रहे हैं वो नहीं कर सके। उनकी पॉलिसी क्या है? वो उन्होंने बताया है, वो कहती है नया पाकिस्तान नहीं, हम पुराना पाकिस्तान वापस लेके आएंगे। तो वो पुराना पाकिस्तान क्या था? मतलब ये पाकिस्तान था जिसको 6000 अरब के कर्जों से उठा करके आपने 30,000 अरब के कर्जों पे पहुंचा दिया, जहां पर आपने पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन बिजली पैदा करने के मुआहदे कर दिए, जहां पर आपने पाकिस्तान को बैंकक्रप्ट कर दिया डॉलर को 100 रुपए के ऊपर रखने में, और वो एक सारी हमारे सामने, और जितनी करप्शन का, जितना जो लूट मजार जुमा बाजार यहाँ पे लगा, उसका बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं कहना, ये बुनियादी पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप बिलावल साहब की भी तकरीरें सुने, आप मरियम बीबी की भी तकरीरें सुने, उनमें कोई आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं मिलता कि उनका किस जो बड़े इश्यूज है पाकिस्तान के, उनके ऊपर उनकी पोजीशन क्या है। मसलन लोकल गवर्नमेंट के ऊपर उनकी क्या पोजीशन है,
सूबों के वसाइल को नीचे लेके जाने के ऊपर उनकी क्या पोजीशन है, अफगानिस्तान से मुतल्लिक उनकी क्या पोजीशन है, फॉरेन पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने की और बहुत इंपॉर्टेंट आपने इश्यूज रेज किए हैं जुबैर साहब। मैं क्योंकि दोबारा आता हूं और इसी डिबेट को फवाद साहब आपसे मैं मजीद सवालात भी करूंगा, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं या मैं ब्रेक पे चला? नहीं, रिस्पॉन्ड। एक तो इन्होंने अमेरिका की एग्जांपल दी, थॉमस जेफरसन की बात की, मैं इनको अमेरिका की एग्जांपल देता हूं। सन 80 से 1980 से लेके 2008 तक क्लिंटन या बुश प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट था, 28 साल अमेरिका में, जिसकी एग्जांपल दे रहे थे। तो सुन लें, 2008 से 2012 उसी क्लिंटन की फैमिली के, हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नंबर 3 पोजीशन, वही हिलरी क्लिंटन 2016 में ट्रंप के खिलाफ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स लिए थे। वो क्लिंटन की बेगम थी ना, इस वजह से लिए थे, या वो बुश के बेटे थे जो 2 दफा सदर रहे। तो ये, और मैं और एग्जांपल नहीं दे रहा, जेफ बुश 2 दफा गवर्नर रहे फ्लोरिडा के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये तो एक इंपैक्ट होता है, बट इंपैक्ट होने के बाद ये तो नहीं है कि आपने ताज पहनाना है, आपने आके लीड भी करना है, कोई बादशाह तो है नहीं। दूसरी चीज इन्होंने कहा, एक तो फवाद चौधरी साहब, कल का मेरा आर्टिकल पढ़ लें द न्यूज में, वो वेयर इज द डेट कमीशन रिपोर्ट, जो आप ये डेट कमीशन कर्जों की अभी बात कर रहे थे ना, मैं तो ये इनसे पूछ रहा हूं कि 1.5 साल हो गया, आपके बड़े फैन फेयर से अनाउंस किया था ना, अभी भी 30,000 वही सुई अटकी भी है कि जी वो 30,000 कर दिए थे और इसलिए इन्वेस्टिगेशन होगी। मैंने 1 हफ्ते में आर्टिकल लिखा था अ नॉन स्टार्टर, और आज 1.5 साल के बाद हर चीज विंडिकेट हो गई है, सिर्फ बातें करने से स्टूडियो में बैठ के या जलसों में। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये कोई प्लान नहीं देते। इमरान खान साहब सारी बातें करते थे, पाकिस्तान का हर प्रॉब्लम, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, ये कहते थे ना, इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ के करीब आ गया बच्चा जो स्कूल नहीं जाता था। प्लान कुछ नहीं था, सिर्फ ये बताते थे कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर जो है साइकिल पर जाते थे, ये नहीं कहते थे कि मैं खुद भी जाऊंगा। तो आपका कौन सा प्लान था? हमने तो फिर भी, आप कह रहे हैं कि रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन, 7th एनएफसी अवार्ड हुआ है, 18th अमेंडमेंट हुई, मतलब दीज आर फार, 19th अमेंडमेंट हुई, 20th अमेंडमेंट हुई, तरीकेकार डिफाइन हुआ। आज आपके पास तो तरीकेकार ही ना होता कि जी आपने केयर टेकर्स कैसे बनानी है, आपने केयर टेकर सेटअप कैसे करना है, क्या तरीकेकार होगा जजेस को सिलेक्ट करने के लिए। ये सारी चीजें हुई हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक जो मैं एक और चीज इनको कह दूं कि हम इस वक्त ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन का प्राइम काम होता है तनकीद करना, कि जो आप जो फैसला साजी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम आपके चीनी के स्कैम का जिक्र ना करें, हम आपके आटा चोरी का जिक्र ना करें, हम LNG की चोरी का जिक्र ना करें, हम ये बताएं कि जी देखें हम जब आएंगे तो अफगानिस्तान के साथ हम पीस कैसे रिस्टोर करेंगे, इंडिया के साथ आप कैसे रिस्टोर करें। हम क्यों नहीं कश्मीर पर बोलते हैं? हमने कितनी दफा कहा है कि आपने कश्मीर जो था बिल्कुल आपके पॉइंट्स आ गए। मैं नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेता हूँ, इन बात करेंगे, साथ साथ मौके का फायदा उठाते हुए आज मिनिस्ट्रियल कमेटी जो वीडियो स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट कर रही है उसका इजलास भी हुआ था, उसके क्या फैसले हुए वो भी मिनिस्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं, और एक और अहम डेवलपमेंट है उस हवाले से बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मिनिस्टर साहब, आज आपकी मिनिस्ट्रियल कमेटी का इजलास भी हुआ और उसमें क्या 4 सेनेटर्स जो इलेक्ट हुए और के शक है कि उन्होंने शायद वोट खरीदे, उनको तलब कर लिया गया, क्या कोई ऐसा फैसला हुआ है आज आपकी कमेटी में? जी बिल्कुल। एक सेकंड, मैं सिर्फ ये जुबैर साहब की वो जो अमेरिका वाली बातें थी उसको तो मैं इतना नहीं, टाइम नहीं है उस पर डिटेल बात हो सकती है, बट सजेस्टिंग के बुश जो थे वो सिर्फ इसलिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए कि वो जॉर्ज बुश के बेटे थे, या और जुबैर साहब को आई नो दैट वो तो अमेरिका की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या जो उसको बड़े करीब से वो जानते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन उनका आर्गुमेंट से मैं इत्तेफाक नहीं करता, बिकॉज उनकी अपनी एक बहुत लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल है। तो पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ आना, एक फैमिली से मुतल्लिक होना एक और चीज है, और विदाउट पॉलिटिकल स्ट्रगल सिर्फ इसलिए सामने आ जाना कि मैं फलानी कि मुझे मेरे पापा ने फोन करके कह दिया कि आज से तुम लीडर हो, वो एक अलहदा बात है। सो कंपैरिजन जो दोनों का है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरी एक और बात जिसको मैं जुबैर साहब से एग्री नहीं करता कि अपोजिशन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अपोजिशन का काम ऑल्टरनेटिव पॉलिसी देना है। अगर आपको बजट पसंद नहीं है तो आपने अपना ऑल्टरनेटिव देना है कि इनका बजट गवर्नमेंट का ये सही नहीं है, ये होना चाहिए, ये लॉ सही नहीं है, ये लॉ इस तरह से होना चाहिए। तो ये मतलब सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करना अपोजिशन का काम नहीं है। अच्छा, अब आइए इसकी तरफ जो आपने सवाल किया। देखिए, ये एक बड़ी अहम जो थी वो हमारे लिए इशू है। सेनेट के खरीदो फरोख्त जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मेहनत है, बहुत बड़ा हमारी एक सियासत के ऊपर एक धब्बा है,
और उसका खत्म होना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एम्फेसिस किया ओपन वोटिंग के ऊपर, जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक दफा फिर अपोजिशन का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया, उन्होंने नहीं माने। अब देखिए 4 जो सेनेटर हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है फिलहाल, रुबीना खालिद हैं, उसके बाद बहराम तंगी हैं, मुश्ताक साहब हैं और उसके बाद दिलावर खान। ये इनमें मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के ये जो सेनेटर्स हैं, ये अपने इनकी जो पार्टी वोट्स थे वो इतने नहीं थे कि ये सेनेट में इलेक्ट हो सकते। लिहाजा अब हम इनको बुला के पूछना चाहते हैं कि आप हमें आके बताइए कि आपके पास जब वोट नहीं थे तो आप कैसे सेनेट में पहुंच गए वोट ना होने के बावजूद, अपनी पार्टी की सपोर्ट ना होने के बावजूद। और आप इसके ऊपर हमें मुतमईन करें आके। और अगर आप वो हमें मुतमईन नहीं कर पाते तो डेफिनेटली फिर जिस तरह से पैसे लेने वालों के खिलाफ एक क्रिमिनल कार्रवाई की इनिशिएट होने का इम्कान है, उसी तरह से इन सेनेटर्स के खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई होने का इम्कान है। लिहाजा लेकिन पहले हमने ये मौका दिया है इन साहिबान को कि वो आए और इस कमेटी को सेटिस्फाई कर सके कि उन्होंने ना पैसे दिए हैं और ना ही उन्होंने कोई मुआवनत हासिल की है पैसों की। बिल्कुल ठीक है। मैं अगले टॉपिक की तरफ जाना चाह रहा हूँ। NA-75 नून लीग की तरफ से आ रहा है कि तमाम हल्के में दोबारा इलेक्शन हो। आपकी जमात का अभी तक जो मौकिफ है कि जो कंटेस्टेड 20 पोलिंग स्टेशन हैं उन पे, तो अब आपके ख्याल में अगर नून लीग पूरे हल्के पे दोबारा इलेक्शन चाह रही है तो PTI इस पे एग्री करेगी या कि नहीं सिर्फ 20 हल्कों पे ही होगा, और कानून इस पे क्या कहता है? नहीं, ओरिजिनल मौक़िफ़ तो हमारा ये था कि इलेक्शन रिजल्ट कंसोलिडेट हो गया है और अब रूल 90 और 92 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन होल्ड नहीं कर सकता। आपको अली असद मल्ली जो हैं उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो MLA है। लेकिन बात जब PM साहब के पास गई तो वो चूंकि उनका एक हमेशा से मौक़िफ़ रहा है इस मामले में, और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इस पे PMLN का एतराज़ है 20 हल्कों के ऊपर, क्योंकि जो PMLN की ओरिजिनल दरख्वास्त है वो यही थी कि उनके 20 या 22 जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे मामला सही नहीं है और वहाँ पे हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। आप देखिए इस दस्का से कोई तकरीबन 30 किलोमीटर के ऊपर जो है वो वजीराबाद है। वजीराबाद में PMLN 4,500 सम वोटों से जीती है। अगर हमने इधर धांधली करनी थी तो उधर भी अपना बंदा जितवा लेते। 7 इलेक्शन हुए हैं एक हफ्ते में, 6 इलेक्शन हुकूमत हारी है, 1 इलेक्शन जो है वो डस्का में हम जीते हैं। इनको सारी पड़ गई है कि जो 1 इलेक्शन जीता है वो भी जो है वो हम जो है उसके ऊपर भी धांधली का शोर मचा ले। हालांकि 6 इलेक्शन जो बाकी हुए हैं, जैसे KP में हम इलेक्शन हारे हैं, वजीराबाद में हारे हैं, ये वहां पे भी तो सूबाई हुकूमतें हमारी हैं, वहां पे भी तो सारा पैन ऑफ लिया हमारा है। बट एनीवेज उसमें PM साहब ने कह दिया कि इस बहस में ना पड़े, वो कह रहे हैं इन पे पोलिंग करा लें तो उन पे पोलिंग करा लें। अब अगर PMLN यूटर्न लेती है इसके ऊपर तो फिर जाहिर है कि हमारा मौक़िफ़ यही होगा कि आप इलेक्शन जो है उसको नोटिफाई करें और 20 के ऊपर भी इलेक्शन की फिर जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कि फिर 20 पे भी नहीं और इलेक्शन रिजल्ट नोटिफाई किए जाएं। और इस इलेक्शन में हुआ क्या, आज मरियम नवाज साहिबा ने इंडिकेशन दी कि उनके पास सबूत भी मौजूद हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी, इसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं। वहां से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। तो मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं। इंतज़ार कर रही हूँ कि ECP के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आए, ये खुद सच बता दें, वरना वो हकाइक मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे। एक डेरे पर ले जाकर वहाँ PTI का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, वहाँ किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती हूँ। अगर ये चीज़ें एक्सपोज ना की तो ये मैं कर दूंगी। जी नाज़रीन, ज़ुबैर साहब से जान लेते हैं तर्जुमान ने किस किस एजेंसी, यानी कि एक से ज़ायद एजेंसी और डेरा किसका था और PTI के कौन कौन से लीडर्स मौजूद थे। तो उन्होंने कहा एक्सपोज करेंगे। हमारे हिसाब से एक तो बड़े इंटरेस्टिंग फवाद ने कहा कि जी जब प्राइम मिनिस्टर के पास गया सारी प्लानिंग वहां से हुई है कि जी ये बाय हुक और बाय हुक आपने इलेक्शन जीत रहे हैं, बंदों को उठाने। मैं सबसे बड़ा जो मुझे मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं 6 हार गए, उस पे हमने कुछ नहीं किया, तो इस पे क्यों करते हैं? चलें उसको छोड़ते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, डू दे अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि भाई आप 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उठा गायब हो गए और कंप्लेनेंट कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और वो बाकायदा टाइम के साथ वो दे रहे हैं कि हम चीफ सेक्रेटरी को फोन कर रहे थे, हम IG को फोन कर रहे थे, किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफिल की और इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। और जब वो लिख रहे हैं कि टेम्परिंग हुई है
इलेक्शन रिजल्ट्स में इट सीम्स के टेम्परिंग हुई है, और ये कह रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दे। मतलब कोई लिमिट है? आज 20 के बेसिस पर कह रहे हैं कल 120 गायब हो जाएंगे। अगर यही तरीकेकार रहा, एक जमाने में 1977 के इलेक्शंस पड़े, उस वक्त तो ये शायद पीपल्स पार्टी को बहुत अरसे सपोर्ट करते थे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो उस वक्त एक ऐसा था कि जी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है ना अनइलेक्टेड, अनअपोज्ड इलेक्ट होने चाहिए, तो जो उनके ओपोनेंट्स थे उनको उठा के ले गए थे। अभी उसकी वजह से पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस था वो इतना ज्यादा बदनाम हुआ, जो खुद पीपल्स पार्टी वालों ने सब्सिक्वेंटली एक्सेप्ट किया कि वो करने की क्या जरूरत थी। जुल्फिकार अली भुट्टो को कौन लड़काना में हरा सकता था फॉर एग्जाम्पल। बट इन एनी केस डू दे अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन? बंदों को उठा के देखें, मतलब कल को एक पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपस में कनेक्शन खत्म हो जाए, मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमिशन की, बंदे कौन उठा के लेके गए? भाई ये हुकूमत कौन सी है? बिल्कुल ठीक है, वो एक सवाल भी करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी फवाद साहब। मैं सिर्फ और फिर ठप्पे लगाए हैं, फिर इलेक्टोरल रिजल्ट चेंज किया, फिर परसेंटेज ऑफ वोटिंग देखें कहां से कहां तक पहुंच गया है, मतलब बाकी सारे 341 डन हो गया। आपका पॉइंट आ गया जी। मिनिस्टर साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। मैं जुबैर साहब से कहना चाह रहा था, पहली तो ये आखिरी बात तो बिल्कुल ही गलत है, कोई वहां पे इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं है जितनी आप कह रहे हैं 75-80। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये डस्का में तो हमने ये सब कुछ कर लिया, ये 30 किलोमीटर दूर वजीराबाद है, वहां क्यों नहीं किया? और बाकी 5 सीटों के ऊपर तो आप बताएं ना क्या प्लानिंग थी, हमारे से पूछ रहे हैं। नहीं तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ना, आपका लॉजिक है कि एक सीट जो हुकूमत जीत गई है वहां पे तो धांधली हुई है, जो 6 सीटें जो आप जीते हैं वो बड़े शफाफ और जबरदस्त इलेक्शन थे, ये क्या नॉर्मली हुई? वो भी वजीराबाद वाला भी सही नहीं था, वजीराबाद वाला भी कौन सा आपने सही तरीके से? यार पहली बात तो ये है कि जहां हम जीते हैं वहां हम कंप्लेन क्यों करें? हम कंप्लेन वहां कर रहे हैं जहां इलेक्शन कमीशन खुद कंप्लेन कर रहा है। मतलब पाकिस्तान की तारीख में कभी देखा कि इलेक्शन कमीशन, आप जो एजेंसी पूछ रहे थे वो IPA तो है, ठीक है, वीडियोस है ना, इनकी हुकूमत है ना, वो वीडियोस हैं जिसमें वो कह रहा है कि हमारे साथ चलना। अभी तक इन्होंने निशानदेही की है, अभी तक चीफ सेक्रेटरी ने कोई रिस्पांस दिया है, अभी तक IG ने रिस्पांस किया है, अभी तक इनके रोज 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बताया कि जी वाई चीफ सेक्रेटरी कुड नॉट लोकेट देम, वाई IG कुड नॉट लोकेट देम। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी, हमारे से पूछ रहे हैं कौन उठा के लेके गया था? हुकूमत आपकी। जिस तरह ना इनको पता चलता है कि कीमतें क्यों बढ़ती हैं, ना इनको पता चलता है गुर्बत क्यों होती है, ना इनको पता चलता है बेरोजगारी कैसे होती है, अब इनको यह भी नहीं पता कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के कौन लेके गया था, और हमारे से पूछ रहे हैं। जी मिनिस्टर साहब, ये तो सारे सवालात आपके तर्ज हुकूमत पे कर रहे हैं। नहीं देखिए, पहली बात तो ये है, इलेक्शन कमीशन ने तो ये कार्रवाई की है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, और आज भी अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन कंप्लेनेंट है और आप नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें, अल्लाह खैर सल्लाह, बात खत्म हो जाएगी। नहीं बात दूसरी बात कि जो 20 लोग जो आप कह रहे हैं, अलेज कर रहे हैं कि वो उनको उठा के लेके गए हैं, उसकी एविडेंस तो इलेक्शन कमीशन परसों भी आपसे पूछ रहा है, आपके पास तो कुछ नहीं आया। जो रिटर्निंग ऑफिसर है इलेक्शन कमीशन का, उसकी रिपोर्ट आई है, आपके पास तो कुछ भी नहीं आया। तीसरी जो वीडियो आपने रेफर की है उसके बारे में तो साबित हो चुका है कि वो तो 2.5 घंटे पहले पोलिंग खत्म होने से पहले रिकॉर्ड की गई थी, और वो भी फेक साबित हो चुकी हुई है। सो प्राइमरीली इशू लगी हो रहा है कि आपने चूंकि एक बयानिया बनाना है, और आपको इलेक्शन रिजल्ट से ज्यादा आपको हर वक्त यही फिक्र रहती है कि किस तरीके से हम ये इमरान खान को जो है वो हम एक चैलेंज दे सकें, तो उसी चक्कर में आपने ये कहानी बनाई। अगर धांधली डस्का में करनी थी तो हमें चाहिए था वजीराबाद में भी यही एक्सरसाइज कर लेते, यही एक्सरसाइज नौशहरा में भी कर लेते। और ये मैं आपको एक और बात, अक्षय शरीफ साहब, आपको चूंकि आपने तो बड़ा अरसे से कवर किया है सारी चीजों को, ये पहली बार हुआ है कि कोई इलेक्शन की सेम्बलेंस वापस आई है पाकिस्तान में, ज़िमनी इलेक्शन। वरना ज़िमनी इलेक्शन तो होते थे, वो कहते थे हुकूमत ने तो जीतना है, फायदा क्या लड़ने का। मरियम नवाज साहिबा के एक इलेक्शन के ऊपर 3 अरब रुपया उठा के लगा दिया गया और कोई सेक्शन नहीं ली गई। जब ये अपना बीबी कुलसूम भी इलेक्शन लड़ रही थी, उसके बाद मेरा जो इलेक्शन लड़ा 2016 में, मैंने मेरे एक हल्के में को आखिरी 2 हफ्तों में 50 करोड़ रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने लगा दिया। DC SP इनके जलसे अरेंज किया करते थे, हर जगह जो इंतजामिया थी वो सारी PMLN के साथ जो है वो लगी होती थी। तो इनको तो ये तस्वुर करना ही मुश्किल है कि हुकूमत कैसे गैर जानबदार रह सकती है। यहाँ पे ये जो चीफ सेक्रेटरी IG की आप बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी IG का जो रोल है पंजाब में, फ्रेंकली PTI के लोग तो उनसे मुतमईन ही नहीं है। वो तो समझते हैं कि इन लोगों ने तो
पता नहीं ये अपना जो उनका रोल आया हुआ है या जिस तरीके से ये रोल अदा करते हैं, कोई पीटीआई का बंदा इनसे मुतमईन नहीं है फ्रैंकली। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की एक तवक्को होती है कि वो कोई आएंगे मदद करेंगे, वो तो वहां पे नहीं मिलती है और इस हुकूमत में की तरफ से नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप देखिए लोकल गवर्नमेंट फंड्स जो कि पड़े हुए थे वहां पे और हम इलेक्शन शेड्यूल होने से पहले लगा सकते थे, अब पंजाब हुकूमत ने नहीं लगाए वहां पे। सो ये एक मेरा ख्याल है कि ज्यादा परसेप्शन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक हकीकत से ताल्लुक नहीं है, फसाना ज्यादा। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आएंगे और मार्च में सेनेट इलेक्शंस और फिर मार्च क्या कहानी है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतसाब अदालतों के हवाले से भी हमने बात करनी थी, वो थोड़ी पीछे रहेगी, लेकिन एहतसाब के अमल को पिछले 2.5 साल में देखें तो जो केसेस सुप्रीम कोर्ट से फैसला होके आए फिर आगे चलने थे, कुछ वैसे ही नहीं चल रहे। मियाँ साहब के जाने के बाद कुछ में दोबारा पेशियाँ ही नहीं हुई। नैब ने भी एक नोटिस दिया था मरियम नवाज साहिबा को, उस वक्त वो पूरे जब पहुंचे थे, पथराव वगैरह का मामला हुआ, उसके बाद कोई नोटिस ही नहीं। और आज बाकायदा शायद कोई टेस्टर किया गया कि जी देखा जाए कि रिएक्शन या मूड क्या है, कि क्या रिस्पॉन्स आता है। अब पता नहीं जाली नोटिस था या असली नोटिस था, लेकिन वो धुंध में ज़रूर गुम हो गया। और ये बात कह कौन रहा है, ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे खिलाफ नैब की नोटिस की बात की तो मेरे ख्याल है सुना तो मैंने भी यही था, फिर अचानक सुना कि वो धुंध में वो नोटिस भी गुम हो गए। जी नाज़रीन, धुंध में वो नोटिस भी गुम हो गए। और ये नोटिस धुंध में गुम होना कब से शुरू हुए, नोटिस आना कब से नहीं शुरू हुए, मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूँ। और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है मोहम्मद जुबैर साहब। जब से ये तर्जुमान बने, अदालतों की पेशियां भी गई, नोटिस भी धुंध में गुम हो जाते हैं। अब महकमा मौसमियात भी आपके कंट्रोल में आ गया है। एक तो ये तो तय हो गया कि धुंध पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है, जिसमें नोटिस भी गायब होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी गायब होते हैं, व्हाट्सएप भी नहीं चलता, मोबाइल भी नहीं चलता, बैटरियां भी खराब हो जाती हैं। ये धुंध, अब इसको अगर मेरा ख्याल है वजीर आजम साहब और ये खास तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, ये अगर एड्रेस करें और इस पर कोई इनिशिएटिव लें धुंध को ठीक करने के लिए बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शंस, ताकि वो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बना रहे हैं। लेकिन एक चीज तय है, अगली दफा ये धुंध का नहीं जिक्र करेंगे। ये तो तय है कि धुंध का बहाना नहीं करेंगे, क्योंकि खुद शर्म आएगी अगर ये कहेंगे कि धुंध में गाड़ी एक साइड पर लग गई थी, व्हाट्सएप चलना बंद हो गया था, मोबाइल की बैटरियां खत्म हो गई थी। जी मिनिस्टर साहब, आपसे ही जान लेता हूँ, ये क्या वजह है कि मरियम बीबी के नोटिस भी अब धुंध में गायब हो जाते हैं, पहुंचते ही नहीं है? अगर चले होते तो पहुंचते, लेकिन नैब डर गई, क्या इदारे हमारे डर गए? केसेस सारे के सारे कहीं स्टैंड स्टिल पे हो गए। 2.5 साल हो गए तकरीबन, सुप्रीम कोर्ट की कन्विक्शंस भी आ गई थी, फैसले भी आ गए थे। क्यों इतना लंबा लॉन्ग डिलेड प्रोसेस है? क्या वो जो मुशर्रफ दौर में नून लीग ने इफेक्टिव स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो स्ट्रेटजी दोबारा उसी तरह से चल रही है? और अब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज बाहर आएंगे और ये फिर अकाउंटेबिलिटी के सारी चीजें जो है आवाम को आप लोग बताते रहे इतना अरसा, बंद करें। क्यों ये सारी चीजें चलाई हुई हैं? कब चलेंगी ये चीजें? धुंध के लिए कुछ कर रहे हैं? अमजद साहब का शेर याद आ गया कि माना नजर के सामने है बेशुमार धुंध, है देखना कि धुंध के उस पार कौन है। वाह! तो देखना है कि उस पार जो है वो कौन है। और दूसरी ये जो बात आपने सर, मुकर्रर इरशाद ये बेसिकली अमजद साहब का शेर है कि माना नजर के सामने है बेशुमार धुंध, है देखना कि धुंध के उस पार कौन है। बस ये सारे चीजें आपने कवर कर ली। इसमें अब आगे कुछ एहतसाब का मैं पूछता ही नहीं कि क्या हुआ, सारे जवाबात मिल गए इसमें। बहुत अच्छा शेर है ये अमजद इस्लाम। आप धुंध के उस पार आप देखना चाहेंगे? आपको तो पता होगा। धुंध के उस पार, अब ये देखे ना, ये हुकूमत वक्त है कि इनको ये नहीं पता धुंध के उस पार है कौन। अब ये भी हम बताएंगे इनको, अभी क्या हो रहा है इस मुल्क में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ये हैं। अच्छा, आप शेर की तशरीह कर सकते हैं? शेर की बड़ा आसान शेर है अमजद साहब का। नहीं, मैं तशरीह नहीं करना चाहता क्योंकि आप कहीं और पहुंच जाएंगे। ये मिनिस्टर साहब, आप मदद करना चाहेंगे तशरीह में? बस मेरा ख्याल है यही रहने तशरीह रहने देते हैं। लेकिन इशू सिंपल ये है कि मैं इसके हक में हूँ कि देखिए नैब को नोटिस वगैरह जो मजीद केस बनाने हैं, लोगों की दिलचस्पी फ्रैंकली, एक तो नवाज शरीफ को बाहर भेज के काफी हमने अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को धचका दिया,
अब ये जो केसेस हैं इस वक्त उनकी कंक्लूजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कंक्लूड नहीं कर सकेंगे, लोगों का रहा सहा एतबार जो है वो अकाउंटेबिलिटी से खत्म हो जाएगा। तो वी शुड, लॉ मिनिस्ट्री भी फ्रेंकली और बाकी जो, और अगर मरियम बीबी को अभी जाना पड़े दोबारा क्योंकि मियां साहब का हार्ट ऑपरेशन की कोई बातचीत चल रही है, तो मरियम बीबी को आप लोग बाहर जाने देंगे इस दफा इंसानी हमदर्दी के तहत? आपने तो उस वक्त भी अपोज किया था, फैसल वाडा ने अपोज किया था, लेकिन आपकी बाकी काबीना हाथ और पांव उठा के सबने कहा था जाने दो। तो हमदर्दी वो दोबारा इतनी आ सकती है? देखिए, जुबैर साहब कोशिश तो काफी कर रहे हैं, लेकिन अब पीएम नहीं माने। अब देखते हैं जुबैर साहब की कोशिश कब रंग लाती है। अच्छा, एक तो जुबैर साहब अभी भी आप अभी आप मुझे ये बताएं कि अगर मरियम बाहर चली गई होती तो वो इनका दर्द सर अभी ये होता कि 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो होती है मरियम के लिए, ये तो खुद। अच्छा, मरियम बीबी ने वैसे जाना है? ये तो मैं मियां साहब का ऑपरेशन होने वाला है। तर्जुमान में बता दूं, कोई कोशिश नहीं की गई। और हमने बार बार ये कहा है, मैंने कहा है बार बार कि उनका पासपोर्ट तो इन्हीं के पास होगा ना, कहीं उसको जला के फेंक दें। नो वन इज गोइंग टू आस्क। ऑपरेशन की कोई डेट्स आई है, कुछ कहा है डॉक्टर्स ने? मरियम नवाज इज नॉट गोइंग टू बैक दिस गवर्नमेंट फॉर हर पासपोर्ट एंड टू गो आउट, एज सिंपल एज दैट। अदालत के जरिए नहीं, अदालत के जरिए देखिए ना, एक तो पहली बात यह है कि उनका पासपोर्ट रखा हुआ है। ये पासपोर्ट क्यों रखा हुआ है, किस सिलसिले में रखा हुआ है, क्या किया उन्होंने? मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मियां साहब भी यही कहते थे। मियां साहब ये कहते थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने तहकीकात की हैं। वो हेल्थ मिनिस्टर पंजाब कहती थी इतने नीचे कर दिए थे, हमने किए थे। क्या से की थी? अच्छा, हमने किए थे इनके कंट्रोल में, पहले जेल में। अच्छा, रिपोर्ट्स कैसे मैनेज हुई थी? अरे ये बिल्कुल वही है जो इनके कारनामे है ना, कि पहले एक अपनी गलती होती है, अपना ब्लंडर होता है, और फिर उसके बाद किसी और को इल्जाम। राइट। मिनिस्टर साहब, मालूम हुआ कि प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स मैनेज कैसी हुई थी आज तक? बस वो आपको पता है, वो बाद में चीजें मैनेज पता चलती हैं। हमने तो बड़ा कहा है पंजाब को। धुंध के उस पार कौन? वफाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब, दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.